चलिए बच्चों आगे चलते हैं। आज फिर से नए लेक्चर में हम लोगों का टॉपिक चल रहा था इस सेशन में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का पहला टाइप था। तो वहाँ पे हमने फॉर्मूला निकाला था और इसके पहले लेक्चर में एक क्लास हमने न्यूमेरिकल एक किया था। और फॉर्मूला पहले क्या था मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। फॉर्मूला था आपके पास पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या था, डब्ल्यू बी बाई एम बी, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू एम ए बाई डब्ल्यू ए। ये आपके पास फॉर्मूला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से, जहां पर क्या बताया गया आपको कि पी नॉट ए क्या है। तो ये बताया गया था कि वेपर प्रेशर, कभी भी नॉट लग जाए तो क्या बताया गया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। और पी ए क्या बताया गया बच्चों, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। वेरी गुड। इसके बाद तो जान ही रहे हैं, डब्ल्यू का मतलब क्या बताया गया है, मास बताया गया है। एम मतलब क्या बताया गया है, मोलर मास बताया गया है। और ए और बी का मतलब क्या बताया गया है, तो आप जानते हैं कि ए का मतलब सॉल्वेंट होता है और बी का मतलब क्या बताया गया है, सॉल्यूट होता है। तो अगर यहाँ डब्ल्यू बी लिखा है इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूट है, एम बी लिखा है इसका मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, एम ए मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, डब्ल्यू ए मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, तो ये कहानी था, ये आपको बताया गया था। ये फॉर्मूला को यूज़ करना है और इस फॉर्मूला को यूज़ करके क्वेश्चन बनाना है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। जैसे बच्चे इस क्वेश्चन को क्लास में कराया गया तो बहुत बच्चे बनाए, बहुत बच्चे नहीं भी बना पाए, जबकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन कहता है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड एक सॉल्वेंट होता है और इसका वेपर प्रेशर दिया है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि एक सॉल्यूट है, क्या है पता नहीं, और उस सॉल्यूट को कार्बन टेट्राक्लोराइड में मिलाया जाता है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड वाटर की तरह ही एक सॉल्वेंट होता है, बेंजीन की तरह ही एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट है तो इसको क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। ये सॉल्यूट है तो इसको क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। ठीक है। अब वेपर प्रेशर ऑफ CCl4 दिया है, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का वेपर प्रेशर दिया है। चलिए, यानी आपको क्या दिया है, देखो क्या क्या दिया है उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्वेश्चन में आपको दिया है पी नॉट ए का वैल्यू दिया है और वो कितना दिया है, 143 mm दिया हुआ है। और क्या दिया है, सॉल्यूट का मास दिया है, WB दिया है और वो दिया है 0.5 ग्राम। देखो 0.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अच्छा, इसका मोलर मास भी दिया है 65, यानी MB दिया है और वो दिया है 65 ग्राम पर मोल। ये इसका मोलर मास दिया है। और क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है। गजब, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दिया है, CCl4 का वॉल्यूम दिया है और CCl4 का डेंसिटी दिया है। यानी हमको ए का, इस फॉर्मूला में देखो तो हमें ए का क्या चाहिए, मास चाहिए कि वॉल्यूम, WA है। W मतलब मास, A मतलब सॉल्वेंट का मास चाहिए। और इस क्वेश्चन में क्या दिया है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, वॉल्यूम दिया है तो डेंसिटी भी तो दिया है। तो जब CCl4 का डेंसिटी दिया है, CCl4 का वॉल्यूम दिया है, तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम लगा करके मास नहीं निकल जाएगा। नहीं समझे। अब मास ऑफ हमको चाहिए, सॉरी हमको क्या चाहिए, मास चाहिए, WA चाहिए। WA क्वेश्चन में दिया नहीं है तो कोई बात नहीं, WA नहीं दिया है तो डेंसिटी ऑफ A दिया है ना, तो डेंसिटी ऑफ A को इंटू कर देंगे। क्या चीज़ से इंटू कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ A से। वॉल्यूम ऑफ A कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब क्या 100 ml, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1 ml। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या हो गया, 100 ml। तो ये आपको दिया हुआ है। और डेंसिटी कितना दिया है, 1.58। चलिए, ये तो यहाँ ही निकल जाएगा। बताइए डेंसिटी कितना दिया हुआ है, डेंसिटी दिया है 1.58 और वॉल्यूम कितना दिया है, 100 ml, यानी कितना हो गया, 158 ग्राम। ये क्या निकल गया, WA भी आपको दे दिया, तो WB दे दिया, MB दे दिया, WA दे दिया।
Ma भी तो निकल जाएगा। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोलर मास कितना हो जाएगा बताओ? कार्बन है तो 12 हो जाएगा और क्लोरीन का 35.5, यानी 35 35 70 70 140 142 और 12, 142 और 12 कितना हो जाएगा? 154, 154 ग्राम पर मोल। ये क्या निकल गया आपका? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट भी निकल गया। तो सब चीज तो आपको दिया है जी। WB आपको दे ही दिया है, देखो कितना दे दिया। WB आपको दिया है, WB दे दिया 0.5 और क्या दे दिया? MB आपको दे दिया 65 और क्या दे दिया? MA भी दिया हुआ है। कितना निकाल के लाए हम लोग? 154 और WA कितना दिया हुआ है? WA हो गया 158। सारा चीज तो दिया हुआ है। और P0A भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 143। ये भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, खाली ये निकालना है। अब एक इक्वेशन में एक अननोन है, नहीं निकल जाएगा बच्चों? बता के बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिएगा प्यारे। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, सॉल्व करके आप लोग बता दीजिएगा। इतना कुछ तो मैं कर दिया, अब इसके बाद भी आप नहीं करेंगे तो दिक्कत है ना बालक। कमेंट करेंगे, मुझे इंतजार रहेगा आपके रिप्लाई का। तो इस क्वेश्चन में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का प्रॉब्लम था, इसीलिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लगा दिए। कौन सा चीज क्या है, नोटेशन, ये भी हमने बता दिया यहां पर। इसके बाद क्वेश्चन में सॉल्वेंट का मास नहीं दिया था, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास नहीं दिया था, लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड का डेंसिटी और वॉल्यूम दिया था, जिसकी मदद से, डेंसिटी और वॉल्यूम की मदद से हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड का यानी A का मास निकाल लिया। और कार्बन टेट्राक्लोराइड के फॉर्मूला से कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोलर मास निकाल लिए, यानी WA भी निकल गया, MA भी निकल गया। WB MB दिया हुआ है, सबका वैल्यू मैंने यहाँ लिख दिया है। और P0A का वैल्यू 143 दिया हुआ है और उसके आधार पर आपको फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालने बोला है, यानी PA निकालने बोला है। अब ये सब क्वेश्चन भी छोड़ के आइएगा तो बदकिस्मती है मेरी, इतना समझाने के बाद भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं बनता है। आप घर में जाके प्रैक्टिस करेंगे, ट्राई करेंगे तब ना होगा, बस खाली सुनते हैं एक कान से निकाल देते हैं। घर में जाकर मेहनत करेंगे तब ना बच्चों। आपको क्या लगता है कि इंडिया में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, सब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कुछ बच्चों को, चुनिंदा बच्चों को छोड़कर, वो सोचते हैं पता नहीं क्या है, उनके पिताजी विधायक हैं, चाचा विधायक हैं, या विरासत में कोई संपत्ति छोड़कर गए हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी बहुत आसान होगी, कर लेंगे यार, देख लेंगे। आपको लग रहा है ऐसा? 2 साल रुकिए, इंतज़ार कीजिए, सड़क पर नज़र आइएगा अगर मेहनत नहीं कीजिएगा तो, क्योंकि बहुत कंपटीशन टफ है। आपको अगर बेसिक चीज़ नहीं पता है तो आप क्या कीजिएगा? कुछ नहीं करिएगा। आपको कुछ आता नहीं है, कोई आपके पास हुनर नहीं है, स्किल नहीं है एक्स्ट्रा, आप बचपन से सिर्फ पढ़ ही रहे हैं और वो पढ़ने भी आपको नहीं आता है, तो आप कर क्या रहे हैं? आप अपने ज़िंदगी में कर क्या रहे हैं, कभी सोचते हैं आप? तो आपको जो कहा जाता है काम कीजिए, मेहनत कीजिए, अभी उम्र है मेहनत करने की। सिर्फ ये अपोजिट जेंडर के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा, समझिए, अभी वक्त है, समझिए, वो तो आपको मिलेगी ही या मिलेगा ही, उसके पीछे परेशान मत होइए, उसकी उम्र नहीं हुई है अभी आपकी, वो तो परिवार वाले करेंगे ही, उनकी चिंता है ना, आपकी चिंता नहीं है। वो आपको जुगाड़ करके देंगे ही देंगे, उसके पीछे परेशान नहीं रहना, इससे बात करना, उससे बात करना, ये सब चीज़ों में उलझे नहीं रहिए बच्चों। वक्त है अभी, समझिए अपने आप को, पोटेंशियल को। आपका जीवन सार्थक होना चाहिए, देश के किसी काम तो आइए। अभी 12th के बाद एयरफोर्स के एग्ज़ाम होंगे, नेवी होगा, NDA होगा, आर्मी होगा, SSC होंगे, ऑफिसर्स ग्रेड के CBI एग्ज़ाम्स होंगे, क्या करेंगे आप बताइए? 12th के बाद फिर एग्ज़ाम होगा आपका, CUET का एग्ज़ाम होगा, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नहीं मिलेगी, पढ़ेंगे तभी तो कुछ करेंगे। पढ़ाई में बहुत ताकत होती है, एजुकेशन सिस्टम को बदल देता है, देश के हालात को बदलता है, घर परिवार समाज में इज्जत मिलेगी, घर की हालत बदलेगी। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? कितने मुश्किल से पेरेंट्स आपको रांची में रख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शहरों में रख रहे हैं, तो आप इस बात को समझिए। आप यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं कि बाकी काम बाद में कीजिएगा? आपका सिर्फ 2 ही काम है बच्चों, पढ़ना और खाना, और 8 घंटे की नींद पूरी लेना। 3 घंटे ट्यूशन में बुलाते हैं तो वहाँ भी आते हैं तो इधर उधर बायां दाहिना इसको देख रहे हैं, उसका नंबर जुगाड़ कर रहे हैं, उसका रूम जुगाड़ कर रहे हैं, यही सब करने के लिए आप लोग आते हैं। इतना होप है पेरेंट्स का आपसे, इस बात को समझिए। हम लोग सुबह शाम दिन रात मेहनत करते हैं ताकि बच्चों का रिजल्ट अल्टीमेटली अच्छा हो, क्यों नहीं समझते हैं आप लोग? बोला जाता है कि पीछे का लेक्चर छूटा उसको कंप्लीट कीजिए, वीडियो से कवर कीजिए, आप इसमें भी ध्यान नहीं देते हैं।
हो जाएगा, कर लेंगे, कब हो जाएगा, ऐसा करते करते तो 11th खत्म हो गया। और हाइब्रिडाइजेशन निकालने नहीं जानते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर नहीं जानते हैं आप, विस्कोसिटी का यूनिट नहीं जानते, क्या जानते हैं आप, बेसिक बेसिक चीज़, बॉन्ड ऑर्डर नहीं जानते हैं आप, सेल्सियस को डिग्री केल्विन में और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने नहीं जानते हैं आप। ऐसा कोई चैप्टर बताइए जिससे सवाल आप जानते हो। छोटी छोटी बात, प्रेशर को कन्वर्ट करना नहीं जानते हैं, फोर्स का यूनिट पूछते हैं तो बका जाते हैं, स्केलर वेक्टर नहीं जानते हैं, छोटा छोटा डिफ्रेंशिएशन नहीं जानते हैं। कर क्या रहे हैं आप? जरा पढ़ाया जाता है तो घर में जाकर आप पढ़िए ना। कोई भी इंटेलिजेंट पैदा नहीं होता है, सब मेहनत से होता है दोस्त। जितना काम दिया जाता है करिए, आपका बस एक ही काम है, शिद्दत से पढ़िए ना, 3 घंटा भी शिद्दत से पढ़िए घर में बैठकर, आप बहुत आगे निकल जाइएगा। 2 महीना करके देखिए, मेरी बात मानिए, आप में बहुत परिवर्तन दिखेगा। बाकी चीज़ों में मत पढ़िए। मैं समझ सकता हूँ कि आपकी उम्र ऐसी है, माइंड डाइवर्ट होता है, पर इसी में जो काबू पा लिया, इसी में जो काबू पा लिया, इस उम्र में अपने आप को जो संभाल लिया, वही तो महान है ना। क्यों नहीं समझते हो? बह जाओ, फिर तूफान से के साथ बह जाओ। शरीर में तो तूफान बन ही रहा है, उसके साथ बह जाओ तुम भी। भाई तूफान का जो डटकर सामना करे, मुकाबला करे, वो ना बहादुर है जी। तुमको शरीर इधर ले जा रहा है, तुम उधर जा रहे हो, तो क्या करोगे तुम जीवन में? तुम्हें बहादुरी कहाँ है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। ये हो गया, यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से डीपीपी में जितने सवाल हैं बाकी और बनाइए। जिनके पास डीपीपी नहीं है, एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो आधारित हैं, इन टेक्स्ट में एक्सरसाइज में सवाल बनाइए। नहीं बनता है उसको पूछिए, बटियाए रहने से थोड़े होता है दोस्त। चलो इसको बना के कमेंट करोगे। चलें आगे अब। चलिए नेक्स्ट क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ। अब दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। तो दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे और वो होगा ये क्वेश्चन तो अभी मैंने तुरंत बताया, ये क्वेश्चन तो हो गया है। चलते हैं इसके बाद आगे और दूसरे सवाल की तरफ, दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चों। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसका नाम होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या होगा बच्चों? दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। आप लोग हेडिंग दें और हेडिंग डाल के लिखें, दूसरा टॉपिक डालें, दूसरा नंबर डालें और सेकंड पॉइंट डालकर हेडिंग दीजिए दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पहला क्या था? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था, उसका डेरिवेशन करके फॉर्मूला निकाले और उससे 2 न्यूमेरिकल किए। अब दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हेडिंग देना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मतलब होता है बढ़ोतरी, बढ़ना, इंक्रीज करना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हेडिंग देंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पहले समझते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझेंगे, ठीक है? तो अभी सब समझेंगे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। हेडिंग दे दिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए, बॉइलिंग पॉइंट का ये डेफिनेशन कभी नहीं बोलना है, ये बचपन वाला डेफिनेशन नहीं बोलना है कि जिस टेम्परेचर पर कोई चीज़ बॉयल करता है उसको हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जिस टेम्परेचर पर कोई बॉयल करता है उसको हम, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ये डेफिनेशन तो भैया LKG UKG का बच्चा बोलता है जो डायपर पहनता है। आप बॉइलिंग पॉइंट का साइंस के स्टूडेंट है तो साइंस जैसा डेफिनेशन भी तो करना चाहिए ना, लगना चाहिए। आप मुंह खोलें तो लगना चाहिए यस नॉलेज है बंदे के पास। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो उसका डेफिनेशन होता है कि जिस टेम्परेचर पर, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी सब्सटेंस बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी जिस तापमान पर उस पदार्थ से निकलने वाले वेपर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? यहां पर अभी 1 ATM है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो उसको हम क्या, 1 मिनट रुकेंगे, मैं कुछ मंगवा के आपको दिखाना चाहता हूं। ललिता, ललिता देखिए तो बड़ा वाला हॉल में एक बोतल होगा पानी का, उसको लेकर आइए। तो नीचे वहां पे रखा होगा जहां पर हम लोग क्लास लेते हैं ना, वहां पे पानी का बोतल होगा, लेके आइए। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर
ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी मंगवा रहे हैं, दिखाते हैं आपको। हाँ, उसमें छेद किया हुआ है। नहीं नहीं, वही वाला लेके आइए, जो छेद किया हुआ उसी को लेके आइए। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास क्या है, समझिए इसको, बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। धीरे धीरे हम समझाते हैं बड़े प्यार से, आप समझिए इस बात को। समझिएगा तो मज़ा आएगा, आपको अंदर से फील आएगा हाँ कुछ सीख रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक कुकर है, एक बर्तन है, और इसमें आपने पानी रखा हुआ है, और आप यहाँ से क्या कर रहे हैं, हीट जल दे रहे हैं। इसको आप क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। जब इससे हीट करोगे बालक, तो इससे क्या निकलेगा, वेपर निकलेगा। निकलेगा ना प्यारे, वेपर धीरे धीरे करके थोड़ी देर के बाद निकलेगा, तुरंत तो नहीं निकलेगा। तो थोड़ी देर के बाद इससे क्या निकलने शुरू होंगे, वेपर। और ये वेपर निकल कर कहाँ जाएगा बाबू, एटमॉस्फेयर में। कहाँ जाएगा प्यारे, एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में। यहाँ पहले से एयर प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पहले से एयर प्रेजेंट है कि नहीं है, प्रेजेंट है। तो भाई साहब, जब यहाँ पहले से एयर प्रेजेंट है, अच्छा यहाँ पहले से एयर प्रेजेंट है, तो इसका कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ये जो रेड वाला जो हम दिखा रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं एटमॉस्फेयर कह रहे हैं, और इसके प्रेशर को हम कह रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो होता है 1 atm। हमेशा कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। यानी वायुमंडल में जो हवा है, इसका जो प्रेशर होता है वो 1 atm होता है। देखिए, ये एक वाटर का बॉटल है, इसमें मैंने अभी एक छेद किया हुआ है, और अभी देखिए पानी नहीं गिर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर में ढक्कन जो है इसका देखिए लगा हुआ है, इसलिए यहाँ से पानी नहीं गिर रहा है। गिर रहा है, नहीं गिर रहा है। लेकिन जैसे ही हम इस ढक्कन को खोलेंगे, तो ढक्कन के खोलते ही हवा अंदर प्रवेश करने लगेगा, और देखिए पानी गिरना शुरू हो गया। देखिए पानी गिरना क्या हो गया, शुरू हो गया। अगर इसको हम फूकेंगे तो और तेजी से पानी निकलने लगे। देखिए पानी गिर रहा है, आप लोग शायद देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ से पानी गिरना क्या हो गया है, शुरू हो गया है। देखिए गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसके ढक्कन को लगा देंगे, अगर हमने इसके ढक्कन को लगा दिया, ढक्कन को हमने क्या कर दिया, लगा दिया, अब लगाते ही देखिए पानी धीरे धीरे क्या हो गया, गिरना कम हो गया या बंद हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, आप ये घर में भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। ढक्कन को अच्छे से लगाएंगे तो पानी बिल्कुल नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि ढक्कन लगाते ही क्या होगा, ढक्कन लगाते ही क्या होगा कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर, यानी ऊपर से बोतल के ऊपर से हवा का प्रेशर नहीं लग रहा है, जिस कारण से पानी नहीं निकलेगा। कोई धकेल नहीं रहा है उसको, छेद होने के बाद भी पानी नहीं गिरेगा। ये आप अपने घर में भी करके देख सकते हैं। मैं इसको सिर्फ इसलिए समझाया हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि एटमॉस्फेयर में जो हवा है उसका भी कुछ ना कुछ प्रेशर होता है। ठीक है, तो ये जो एटमॉस्फेयर में हवा है इसका एक प्रेशर है 1 atm। आप अपने घर में भी क्या करेंगे, एक पानी के बोतल में इसको क्या करेंगे, यहाँ से हल्का सा कील से छेद कर देंगे और पूरा पानी भर देंगे। तो देखिएगा ढक्कन लगा रहेगा तो पानी नहीं गिरेगा, और जैसे ही ढक्कन खोलिएगा तो हवा का प्रेशर इसके अंदर लगते ही, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगते ही ये पानी नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। इससे आपको समझ में आएगा कि एटमॉस्फेयर में जो हवा है उसका भी एक प्रेशर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो पीला वाला जो है, ये जो एटमॉस्फेयर में निकलना तो चाहेगा, लेकिन एटमॉस्फेयर में पहले से हवा प्रेजेंट है जिसका प्रेशर या ताकत 1 atm है। अगर पीला वाला वेपर का जो प्रेशर जो है वो 1 atm से कम रहेगा तो एटमॉस्फेरिक हवा को धकेल कर बाहर तो नहीं निकल पाएगा। निकल पाएगा क्या? नहीं निकल पाएगा। लेकिन लगातार आंच मिलने की वजह से, लगातार नीचे से फ्लेम मिलने की वजह से, हीट मिलने की वजह से धीरे धीरे इसमें वेपर तेजी से बनता जाएगा, और समय के साथ धीरे धीरे वेपर बढ़ते इसके वेपर का प्रेशर एक समय ऐसा आएगा कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट है 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो तो घटेगा बढ़ेगा नहीं। लेकिन इसका पीला वाला का प्रेशर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बच्चों? तो इसका प्रेशर बढ़ते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब इसका वेपर का प्रेशर जो है, ये आपका जो है येलो वाला जो है, इसका जो वेपर का प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा।
और इसका प्रेशर को हम क्या कह रहे हैं, एपी यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह रहे हैं। जैसे ही वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो बराबर होते ही ये क्या करेगा, लेकिन इसको दोनों का एकदम कांटे की टक्कर हो रही है, लेकिन लगातार आंच मिलने की वजह से, लगातार नीचे से फ्लेम हीट मिलने की वजह से, एनर्जी मिलने की वजह से, आप जानते हैं कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी अपना गुल तो खिलाएगा, रंग तो दिखाएगा ना। तो इससे क्या होगा, वेपर निकल नहीं पा रहा है और नीचे से हीट मिले जा रहा है, ऊपर से जा नहीं पा रहा है, अंदर से हीट मिले जा रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है, कुछ नया चीज स्टार्ट हो जाता है और ये क्या करता है, खौलना स्टार्ट कर देता है, वो अपना वर्क डन को बढ़ा देता है, जिससे वेपर प्रोड्यूस होने की क्षमता बढ़ जाती है। तो जिस टेम्परेचर पर वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, एकदम बिल्कुल बराबर हो जाता है, ऊपर से लगने वाला फोर्स और नीचे से लगने वाला फोर्स, और नीचे से भी लगातार हीट लग रहा है, जिस कारण से इसके अंदर में एक हलचल सी होती है और इसके अंदर काम करने की जो तेजी देखने को मिलती है, और उसी जो काम होने लगता है इसके अंदर, तेजी से जो पानी खौलने लगता है, बॉयल करने लगता है। तो क्यों होता है, तो कोई पूछेगा कि वाटर 100 डिग्री पर ही क्यों बॉयल करता है, तो बोलना है कि जब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर आता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर से निकलने वाले वेपर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, 1 atm के बराबर हो जाता है, और इसी कारण से वाटर जो है वो बॉयल करने लगता है। तो कोई भी चीज़ बॉयल करता है, जैसे अल्कोहल 78 पर ही क्यों बॉयल करता है, वाटर 100 पर ही क्यों बॉयल करता है, तो बोलना है इसलिए क्योंकि 100 पर ही उससे निकलने वाले वेपर का जो प्रेशर है वो 1 atm यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, और जिस कारण से हीट मिलते रहने की वजह से इसके अंदर वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, ये काम करना शुरू कर देता है, वेपर बनाना शुरू कर देता है, बढ़ाना शुरू कर देता है, इसीलिए इसको बॉयल करना पड़ता है और ये बॉयल करना शुरू कर देता है। ठीक है, यानी सिंपल सी एक लाइन में आपको समझना है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो आज के बाद आपको बोल रहा है कि द टेम्परेचर एट विच, यानी वह तापमान जिस पर किसी भी पदार्थ से निकलने वाले वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बात समझ में आ गया, यानी Vp इक्वल टू AP, द टेम्परेचर, सरल भाषा में अगर कहें तो द टेम्परेचर एट विच, जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसी टेम्परेचर को क्या कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। Vp का मतलब वेपर प्रेशर, AP का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और अगर कहीं BP लिखा हुआ है तो इसका मतलब बॉइलिंग प्रेशर नहीं, बॉइलिंग पॉइंट समझना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपने यहाँ से क्या सीखा पता नहीं, आप एक बात समझिए, यहाँ से एक कंक्लूजन निकल करके आया कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर होता है। जितना ज़्यादा वेपर का प्रेशर होगा, आप समझिए जरा, जितना ज़्यादा वेपर का प्रेशर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। जितना जल्दी उसका वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर अचीव कर जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो उस पदार्थ के वोलेटिलिटी पे निर्भर करेगा, यानी वेपर प्रोड्यूस करने की क्षमता पे निर्भर करेगा, वोलेटिलिटी पे निर्भर करेगा। वोलेटिलिटी मतलब वेपर बनाने की क्षमता पर निर्भर करेगा। नहीं समझ में आया सर? अरे मैं कहता हूं कि एक आदमी है, इसका सैलरी है 10,000 पर मंथ, और एक आदमी है इसका सैलरी है 100,000 पर मंथ, 1 लाख पर मंथ, और एक लड़की का पिता है, ये लड़की का पिता कहता है कि भाई जो 1 करोड़ रुपया जल्दी से ला के मेरे को जमा करेगा, हम अपनी बिटिया का हाथ उसी के हाथों में दे देंगे। अब ये दोनों लड़का चाहता है कि वो बिटिया उसकी हो जाए भाई, तो इसका मतलब जो 10,000 वाला है और जो 1 लाख वाला है, आप ही बताइए कि जल्दी 1 करोड़ कौन जमा कर पाएगा? वैसे तो प्रैक्टिकली देखा जाए दोनों में से किसी का औकात नहीं है कि 1 करोड़ जमा कर ले, क्योंकि 100 जो 1 लाख कमा रहा होगा वो हवा पीकर तो नहीं ना रहेगा, उसका उस हिसाब से स्टैंडर्ड के हिसाब से खर्च भी होगा। लेकिन फिर भी अगर थ्योरेटिकली बात करें तो थ्योरेटिकली अगर बात करें तो जिसका सैलरी ज़्यादा है वो जल्दी, ज़्यादा है जिसका सैलरी ज़्यादा है वो जल्दी 1 करोड़ जमा कर लेगा, यानी कम समय में। जिसका सैलरी ज़्यादा है वो कम समय में ही, सैलरी ज़्यादा तो समय कम, क्या 1 करोड़ जमा करने में। तो वही तो कह रहे हैं, जिसका सैलरी ज़्यादा यानी जिसका वेपर प्रोड्यूस करने की क्षमता ज़्यादा, वो जल्दी ना 1 atm को अचीव कर लेगा। अरे बाबा जल्दी इसका सैलरी ज़्यादा, वेपर प्रेशर ज़्यादा,
तो जल्दी ना 1 करोड़ रुपए जमा कर लेगा, यानी इसका वेपर प्रेशर ज्यादा तो जल्दी 1 एटीएम को अचीव कर लेगा, और इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। नहीं समझता है यार ये लोग। हम कहते हैं बेटा मान लो तुम्हारे पास क्या है, वाटर। वाटर क्या है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस है, जबकि लोहा लेते हैं, लोहा आयरन, आयरन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 1800 से लेकर के 2000 डिग्री सेल्सियस है। वाटर वेपर प्रोड्यूस करता है, वाटर वोलाटाइल इन नेचर है, कम ही टेम्परेचर पर खूब वेपर प्रोड्यूस करता है, यानी वाटर जल्दी से वेपराइज होगा। तो जल्दी जब वेपर बनेगा, तेज वेपर बनेगा, तो उसका वेपर प्रेशर जल्दी ना 1 एटीएम टारगेट को पूरा कर लेगा। लेकिन आयरन जो है सोचेगा, देखेंगे, करेंगे, मतलब वही वाला आपके वाला हिसाब है, कल से करेंगे, मंडे से करेंगे, परसों से करेंगे, सोचते रहता है, धीरे है इसका प्रोसेसर, स्लो है। तो इसका मतलब इसको 1 एटीएम तक वेपर उतना बनाने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा हीट मिलेगा इसको, तब जा करके बहुत को इसको बोलेगा उठो न रे, नहाओ न रे, उठो न रे, खाओ न रे, तब जाके बड़ी मुश्किल से 10 बार पूरा घर वाला लोग बोलता है, तब बड़ी मुश्किल से बहुत दिमाग खराब करती हो तुम लोग, फिर उठेगा जा करके वो। तो इसका लेकिन एक बंदा क्या है, अलार्म से ही उठ जाता है। भाई फास्ट जो रहेगा उसको समय कम लगेगा तैयार होने में, जो स्लो है उसको समय ज़्यादा लगेगा। तो वही तो कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा वोलेटाइल होगा, जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर पैदा करेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। ये बात कॉन्सेप्ट है, बाकी तो कहानी है, किताबों में सब लिखा रहता है, पर कॉन्सेप्ट यही है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आगे का मेरा कुछ बात तुमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सारा चीज इसी पर आधारित है कि जितना ज्यादा वोलेटाइल होगा, जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। तुम सरल भाषा में इतना सब समझो, वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में इन्वर्स का रिलेशन है। इस बात को अपने डीएनए तक जाने दीजिए, यही बात अब आपको काम आएगा आगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख लें कॉपी में, बहुत काम का चीज़ है ये। इसके बिना बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड बात करना बेवकूफ़ी है, ठीक है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टॉपिक का नाम है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये हमने समझ लिया कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, उसी टेम्परेचर पर कोई चीज़ क्या करता है, बॉयल करता है। ये चीज़ दिमाग में रखना है। आज के बाद कोई बोले तो तुरंत बोलना यस, VP इक्वल टू AP, तुरंत दिमाग में रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं अब समझिए जरा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आखिर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता क्यों है, आखिर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता क्यों है, इस बात को समझिए। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ जाता है, तो यहाँ पर अंग्रेजी में एक बात लिखा हुआ है, इसको आप तब समझ पाएंगे जब मेरी बात आप समझेंगे। पहले सरल भाषा में मैं अपनी बात आपको समझाता हूँ, जब मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैं अपनी भाषा में आपको समझाता हूँ यहाँ पर लिखा हुआ क्या है। देखिए टॉपिक का नाम क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। टॉपिक का नाम क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। टॉपिक का नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान समझिएगा, एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना। बिल्कुल फील कीजिए चीजों को, समझिए मत, समझने के साथ साथ फील भी कीजिए, एकदम अंदर तक, दिल तक मेरी बातों को जाने दीजिए। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसका, ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, देखिए अब समझिएगा। मान लीजिए कि आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में आपने रखा है प्योर सॉल्वेंट। क्या रखा है आपने इसमें, प्योर सॉल्वेंट। और प्योर सॉल्वेंट जो रखे हैं उसका नेचर कैसा है, तो उसका नेचर है वोलाटाइल। कैसा नेचर है, वोलाटाइल। यहाँ पर आपने एक वाटर रखा है सपोज दैट, तो वाटर जो है इसमें वेपर प्रोड्यूस करने की क्षमता है, ये वोलाटाइल है। उसी प्रकार एक दूसरा कंटेनर आपने रखा है, इसमें आपने रखा है सॉल्यूट। क्योंकि सॉल्यूट कम अमाउंट में होता है इसीलिए कंटेनर को छोटा दिखा रहे हैं। और यहाँ पर आपने रखा है प्योर सॉल्यूट, और यहाँ पर जो सॉल्यूट का नेचर है वो है नॉन वोलाटाइल। सॉल्यूट जो है वो वेपर प्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं है, ठीक है। अब इसको आपने मिलाकर आपने बनाया यहाँ पर सॉल्यूशन। बिल्कुल ध्यान समझिएगा,
आपने यहां पर क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया। तो जब आप सॉल्यूशन बनाए हैं इसका मतलब इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल प्रेजेंट हैं। बोलो प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। ये जो आपने बनाया है ये आपने बना दिया है सॉल्यूशन। यहां पर सॉल्यूट भी प्रेजेंट है और सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है। ये बात हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में बताया था आपको। अब यहां पर जितना वेपर प्रोड्यूस हो रहा है, यहां पर पीला वाला जो है सिर्फ और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है, ये वोलेटाइल इन नेचर है, तो ये खूब वेपर प्रोड्यूस करेगा, इसको वेपर प्रोड्यूस करने की क्षमता इसमें ज्यादा है। लेकिन ये जो रेड वाला है ये तो इसको जैसे ही इसके अंदर डालेंगे तो ये खुद वेपर प्रोड्यूस करता नहीं है, और इसमें जैसे ही डालेंगे तो इसके वेपर प्रोड्यूस करने की क्षमता को क्या कर देगा, कम कर देगा। यानी जितना वेपर यहां प्रोड्यूस हो रहा था उतना वेपर यहां पर प्रोड्यूस अब नहीं होगा, कम वेपर प्रोड्यूस होगा। होगा कि नहीं होगा। जैसे हमने बताया कि पानी खौल रहा है, पानी एक बर्तन में रखे हैं डेगची में और उसको उबाल रहे हैं, पानी खौल रहा है, उससे वेपर निकल रहा है। अब उसमें जैसे ही चावल डाल देंगे, जैसे ही दाल डाल देंगे तो उसका वेपर प्रोड्यूस होने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि चावल जो है उसका नेचर कैसा है, नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल चीज को जैसे ही उसमें डालेंगे वोलेटाइल में, तो वोलेटाइलिटी पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। यानी जितना वेपर ये प्रोड्यूस कर रहा था, वेपर प्रोड्यूस करने की क्षमता कम हो जाएगी। यानी जब वेपर कम बनेगा तो वेपर का प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमने कहा था कि इसका जो वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट में उसको बोलते हैं P0A। बताए थे P0A क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। P0A क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को PT अगर कहें तो PT किसके बराबर है, सिर्फ और सिर्फ A के बराबर है। क्यों, क्योंकि बताए थे कि PA प्लस PB में B की वजह से तो कोई प्रेशर ही नहीं है, बी की वजह से तो कोई वेपर प्रेशर नहीं है, रेड वाले की वजह से। क्यों, क्योंकि रेड वाला तो नॉन वोलेटाइल है ना, तो रेड वाला जब वेपर ही प्रोड्यूस नहीं करेगा तो रेड वाले की वजह से वेपर प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा। यानी सॉल्यूशन का जो भी प्रेशर होगा, पी टोटल जो भी वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा, तो उसमें मौजूद ए की वजह से होगा। यानी कि हम कहेंगे कि जो पी ए जो आपका है वो आपका है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पीए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है और सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है, इसके आने से इसका सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले इसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा कम। जितना वेपर यहां पैदा कर रहा था उतना यहां नहीं ना कर पा रहा है, तो वेपर कम हो गया, तो वेपर प्रेशर भी तो कम हो गया, यहां कम हो गया। यानी हमने क्या कहा कि PA इज लेस देन P0A। PA इज लेस देन P0A। PA और P0 प्योर स्टेट में ज्यादा वेपर होगा तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। ओके, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा था, इसका वेपर प्रेशर क्या है, सरल भाषा में अगर कहें तो इसका वेपर प्रेशर क्या है, लेस, और यहां पर वेपर प्रेशर क्या है, मोर, है ना। क्या है ये, मोर, ये ज्यादा है, और ये क्या है, लेस है, दिमाग में रखिएगा। अब अभी हमने क्या कहा था कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में इनवर्स का संबंध है। अगर किसी का वेपर प्रेशर कम है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कम है वेपर प्रेशर तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा। अभी हमने बताया कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में इनवर्स का रिलेशन है। VP मतलब वेपर प्रेशर, BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो भाई साहब जब इसका वेपर प्रेशर जो है वो इसके मुकाबले कम हो गया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इसको हम कहते हैं, इसके बॉइलिंग पॉइंट को हम कह रहे हैं TB, और TB मतलब क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और ये क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर लेस है परंतु इसका बॉइलिंग पॉइंट इसीलिए क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा। क्यों, क्योंकि वेपर प्रेशर कम है। अच्छा, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसके बॉइलिंग पॉइंट को क्या कहते हैं, TB0। क्या कहते हैं, TB। T मतलब टेम्परेचर, B मतलब बॉइलिंग, और नॉट लगा हुआ है, डिग्री लगा हुआ है, जीरो लगा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे, पढ़ेंगे नॉट। नॉट मतलब नहीं। क्या नहीं, जब इसमें कुछ नहीं मिलाया गया, जब ये प्योर स्टेट में है तब उसका बॉइलिंग पॉइंट, यानी TB0 का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर ज्यादा है, और वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट में इनवर्स का रिलेशन है, तो ये क्या हो जाएगा, लेस।
वेपर प्रेशर मोर है पर बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लेस। वेपर प्रेशर लेस, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मोर। अब टॉपिक का नाम क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि सॉल्वेंट में जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिए तो ऐड करने से ये सॉल्यूशन तो बन गया, लेकिन इसमें वेपर प्रोड्यूस करने की क्षमता कम हो गई। और वेपर प्रोड्यूस करने की क्षमता कम होने की वजह से सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है, यानी सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो क्या हो गया, बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, समझ में आया? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो बोलना है कि ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एज इट डिक्रीजेज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, डीपीपी का भी क्वेश्चन है। इस बात को कहीं कॉपी में नोट डाउन करिए। इसके नीचे ये बात लिखेंगे, इसके नीचे ये बात लिखेंगे, इसके नीचे ये बात लिखेंगे। टीबी को क्या बोलना है, टीबी मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टीबी नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो अब इसके बाद आगे चल रहे हैं, इसको नोट डाउन करिए, कॉपी में नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी करना है कीजिए। आगे चलते हैं। इसके बाद अब आपके पास क्या है, आपने यहां से कंक्लूजन क्या निकाला कि टीबी नॉट और टीबी के बीच में आपने रिलेशन देखा। तो क्या रिलेशन आया, एक है आपके पास टीबी नॉट और दूसरा आपके पास क्या था, टीबी। टीबी नॉट प्योर सॉल्वेंट का है, टीबी सॉल्यूशन का है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। यानी कि हम कहेंगे कि ये ग्रेटर देन है। यानी कहने का मतलब ये है ना बाबू कि अगर आपके पास पानी है, प्योर वाटर है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, अगर इसमें नमक मिला दिए हैं, चीनी मिला दिए हैं, कुछ मिला दिए हैं, तो जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस से प्लस ही होगा, यानी मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर समुद्र का पानी और कुएं का पानी पूछेगा कि दोनों पानी ही है, तो क्या दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा? तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्योर वाटर में नमक नहीं है, नॉन वोलेटाइल नहीं है। डिस्टिल्ड वाटर, कुएं का पानी में नमक की मात्रा नहीं है, इसी कारण से उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री तो होगा, परंतु समुद्र का जो खारा पानी है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से ज़्यादा होगा। कितना होगा? 101 होगा, 102 होगा, 121 होगा, जो भी होगा, पर 100 से ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है बात? तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझिए कि यानी पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और वही पानी से बने हुए शरबत का या उसमें कुछ मिला देंगे तो उससे उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी जो पानी को 100 पर उबालना पड़ता था, अब उसी में अगर दूध है तो दूध को 100 से ज़्यादा तापमान लगेगा उसको उबालने के लिए। समझ में आ गया? सरल भाषा में यही है। चलिए नाउ, इसका मतलब हो गया ज्यादा है, ये तो समझ में आ गया। तो कितना ज्यादा है? अब ये तो हमने कहा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है, इसका 100 से ज्यादा है, तो कितना ज्यादा हुआ? इसके मिलाने से ज्यादा हुआ। कितना ज्यादा हुआ? तो उसी को कहेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अतः कितना ज्यादा हुआ उसको बोलेंगे चेंज कितना हुआ, इंक्रीज कितना से किया, उसी को बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट में चेंज कितना से आया, इसको बोलेंगे डेल्टा टीबी। क्या बोलेंगे? डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी का मतलब है चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, कितना से चेंज हुआ, इंक्रीज कितना से किया। अच्छा, कभी भी चेंज निकालने के लिए फिजिक्स में या केमिस्ट्री में हम अप्लाई करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। क्या करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। यहां पर जब हमको पहले से पता है कि एलिवेशन है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, तो हम हमेशा क्या करेंगे, बड़ा माइनस छोटा घटाएंगे। यानी कि हमको जब डेल्टा टीबी निकालना हो तो डेल्टा टीबी निकालने का फॉर्मूला होगा, बड़ा कौन है, टीबी यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, माइनस छोटा कौन है, टीबी नॉट यानी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। यानी कभी भी डेल्टा टीबी निकालना हो तो डेल्टा टीबी निकालने का फॉर्मूला होगा टीबी माइनस टीबी नॉट, जहां टीबी का मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, जहां टीबी का मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टीबी का मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टीबी नॉट का मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट लिखते जाएं बच्चों साथ साथ। और डेल्टा टीबी का मतलब क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, कितना से बढ़ा तो कैसे निकालेंगे, कितना चेंज हुआ तो कैसे निकालेंगे, बड़ा माइनस छोटा, चेंज निकाल लेंगे। पहले कितना था और अब कितना हो गया, या अब कितना हो गया माइनस पहले कितना था, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे निकालेंगे डेल्टा टीबी।
अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर इसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 से 100 प्लस क्यों हुआ, 100 से ज़्यादा क्यों हुआ? क्योंकि आपने इसमें सॉल्यूट ऐड किया, यानी कि जितना ज़्यादा इसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे ये शरबत उतना ही गाढ़ा होता जाएगा, यानी उतना ही इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। यानी कि पानी में जितना ज़्यादा नमक मिला देंगे, नमक मिलाते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नमक मिला देंगे तो यानी कि जो नमक पानी का घोल होगा, जितना ज़्यादा नमक रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। इसका मतलब यह हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट जो चेंज कर रहा है, अगर एक्सपेरिमेंट से देखा गया है, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऐसा आया है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन पर एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। अभी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में डाइल्यूट सॉल्यूशन ही पढ़ते हैं, लिखवाए हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डेफिनेशन जाके देखिए, वहां लिखवाए हैं कि अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वैलिड रहता है। तो एक्सपेरिमेंट से क्या पाया गया है, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, कि बॉइलिंग पॉइंट में जो चेंज आ रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है वो कितना बढ़ेगा, ये डायरेक्टली इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने उसमें सॉल्यूट कितना मात्रा में मिलाया है। सॉल्वेंट में सॉल्यूट की वजह से ही ना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में आपने कितना ज़्यादा सॉल्यूट ऐड कर दिया, जितना ज़्यादा सॉल्यूट ऐड करेंगे उसका प्रॉब्लम उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ेगा। यानी हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी जितना सॉल्यूशन गाढ़ा रहेगा, जितना गाढ़ा सॉल्यूशन बनाइएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। यानी डेल्टा टी भी किस पे निर्भर करता है, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पर। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट में उतना ही चेंज आएगा। यानी कि डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब एक बात बच्चों को समझ में आएगा, नहीं आएगा यहाँ पर परेशान करेंगे आप, अभी तो समझ में आ जाएगा। एग्जाम के एक रात पहले तो आप लोग का दिमाग काम करता है, यहाँ पे सर लिए तो मोलैलिटी ही क्यों लिए हैं, मोलैरिटी भी ले सकते थे, नॉर्मेलिटी ले सकते थे, पीपीएम ले सकते थे, मोल फ्रैक्शन ले सकते थे, तो यहाँ पर सर मोलैलिटी ही क्यों लिए हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि मुख्य रूप से 3 ही बड़े यूनिट हैं सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी। बाकी छोटे यूनिट होते हैं जैसे पीपीएम वगैरह, छोटे यूनिट है तो उनका बात ज़्यादा नहीं करते हैं। लेकिन हमने बताया था कि मोलैलिटी, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, इन सब में सबसे अच्छा यूनिट जो होता है, सबसे बेटर यूनिट जो होता है वो मोलैलिटी होता है। क्यों होता है? बिकॉज, लिख लीजिएगा कहीं इस बात को, क्योंकि मोलैलिटी टेम्परेचर के साथ वैरी नहीं करता है। बताए थे मोलैलिटी का फॉर्मूला में कहीं टेम्परेचर नहीं आता है, मोलैलिटी के फॉर्मूला में कहीं वॉल्यूम नहीं आता है। तो टेम्परेचर घटने बढ़ने से सॉल्यूशन का टेम्परेचर घटाइए या बढ़ाइए, मोलैलिटी में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ, किसी दूसरे एनवायरमेंटल फैक्टर के साथ प्रभावित नहीं होता है, उसमें बदलाव नहीं आता है। इसीलिए हम यहाँ पर डेल्टा टी बी इज इक्वल क्या ले रहे हैं, मोलैलिटी ले रहे हैं। कहीं लिख लीजिएगा, एज मोलैलिटी डज नॉट वेरी विथ टेम्परेचर। एज मोलैलिटी ही क्यों लिए, बाकी यूनिट क्यों नहीं लिए? तो मोलैलिटी जो है डज नॉट वेरी विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ इसका ये वेरीज नहीं कर, डज नॉट वेरीज विथ टेम्परेचर, तापमान के साथ इसकी वैल्यू बदलती नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पर मोलैलिटी को कंसिडर किया है। ठीक है, अब क्या हो गया, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, देखो अब यहां से तुम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा करके इक्वल टू लगाए हो, तो यहां पर आपको एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ना, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो हम यहां पर ऐड करेंगे के, और चूंकि बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं इसीलिए इसका नाम होगा के बी। के भी लिख सकते थे आप, लेकिन कंफ्यूजन होता है के में, इसलिए हमने यहां पर के बी लिखा है ये। और साथ में क्या है, मोलैलिटी के लिए स्मॉल एम, यानी एक फॉर्मूला और निकल के आया, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। क्या निकल के आया, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। इसको नोट डाउन करिए यहां तक सारा बात। यहां पर के बी क्या है तो लिख लीजिएगा, वेयर के बी इज इक्वल टू, के बी को हम लोग कहते हैं इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। के बी को क्या कहते हैं, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, इसका एक और नाम होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं।
है ना, या इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। लिख लीजिए वेयर Kb इज इक्वल टू इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। यहां तक नोट डाउन करिए सारी बातों को। इसके बाद आगे चलेंगे, यहां से लिखना शुरू करेंगे बच्चों। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है उसको आप यहां से लिखना शुरू करेंगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जब आ जाएगा तो उसके बाद फिर आप इसमें आएंगे, है ना, इसमें आएंगे और यहां तक सारी बातों को नोट डाउन करेंगे। ठीक है, पहले इसको लिखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट जैसे लिखे हैं हूबहू, इसके नीचे ये बात, इसके नीचे ये बात, इसके नीचे ये बात, ये हो जाएगा। इसके बाद इसके नीचे आएंगे और इसके नीचे आपको लिखना है दैट इज डेल्टा टीबी। ये सारी बातों को लिखना है और लिखना है वेयर केबी क्या है सो। ठीक है, इसके बाद आगे चलेंगे और आगे पढ़ेंगे हम। अब हमारे पास रिलेशन आया है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, है ना। क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, केबी इंटू मोलैलिटी के बदले लिख सकते हैं डब्ल्यू बी बाई, अगर मोलैलिटी दिया है तब तो वेल एंड गुड, और अगर मोलैलिटी नहीं दिया है तब तो मोलैलिटी निकाल के पुट करना पड़ेगा, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई WAG। आशा करते हैं कि आप लोगों ने पीछे का वीडियो देखा होगा, तभी आप यहां पर देख रहे होंगे लेक्चर को। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि मोलैलिटी निकालने के लिए एक फॉर्मूला आपको बताए थे, और मोलैलिटी का फॉर्मूला बताया गया था वर्किंग मशीन 1000 में देगा विलियम WB बाई MB इंटू 1000 बाई WA। ये जो आपको बताए थे ग्राम में, ये मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है और इसीलिए मोलैलिटी के जगह पर इसको पुट कर दिए थे। यहाँ पर WB का मतलब क्या बताया गया था, W मतलब बताए हैं मास, B मतलब बताए हैं सॉल्यूट, MB का मतलब बताया गया है, कितनी बार बताना पड़ता है एक ही चीज़ को, MB का मतलब बताया गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। उसी प्रकार WA का मतलब बताया गया, W का मतलब होता है मास और A का मतलब होता है सॉल्वेंट का मास। आप ले भले ही रहे हैं ग्राम में, परंतु चीज़ें वो केजी में कन्वर्ट करके देगा क्योंकि यहाँ 1000 लगा है। और स्मॉल m का मतलब क्या बताया गया आपको, मोलैलिटी बताया गया। केबी का मतलब क्या बताया गया, तो भैया केबी का मतलब बताया गया मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बताया गया, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बताया गया। ध्यान रहे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट में अगर वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया है तो अपनी मर्जी से वैल्यू लेंगे 0.52 केल्विन केजी पर मोल। वाटर के लिए है ये, सब सॉल्वेंट के लिए नहीं, वाटर के लिए जो केबी की वैल्यू होती है, क्वेश्चन में अगर सॉल्वेंट नहीं दिया है मतलब सॉल्वेंट वाटर है और ज़रूरत पड़ेगा तो अपनी मर्जी से आप केबी का वैल्यू 0.52 लीजिएगा वाटर के लिए। और इसका जो इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट का जो यूनिट होता है, ये भी 1 नंबर का सवाल है ऑब्जेक्टिव, तो याद रखिएगा केल्विन। के मतलब केल्विन, किलो नहीं है, के मतलब केल्विन है, किलो जू केजी, केल्विन केजी पर मोल, ये इसका क्या है, केबी है, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट का यूनिट है। और डेल्टा टीबी क्या है ये तो बता ही दिए कि डेल्टा टीबी जो है इज इक्वल टू होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये कैसे निकालते हैं, टीबी माइनस टीबी नॉट। यहाँ पर टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टीबी नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इस फॉर्मूला से या इस फॉर्मूला से न्यूमेरिकल आपको पूछा जाएगा, आपको बनाकर आना है। न्यूमेरिकल यहाँ से भी रह सकता है, न्यूमेरिकल यहाँ से भी रह सकता है, कहीं से भी आपको न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। तो ये 2 फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इतना बात आपको समझना है, इसको नोट डाउन करिए। नोट डाउन करने के बाद अब हम आपको बताते हैं, पीछे जो एक स्लाइड हमने छोड़ा था वो बोला था कि अंग्रेजी पहले हिंदी समझा लेते हैं, तो अब हम उसके पास आते हैं और इसको आप समझते हैं। अब इसको पढ़िए आप लोग मन ही मन, देखिएगा आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा। पढ़िए, इसको भी कॉपी में नोट डाउन करिएगा, पढ़िए इसको, बिल्कुल आराम से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ये बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि वेपर प्रेशर कैसे बढ़ेगा। आप मान लीजिए किसी चीज़ का बर्तन में आप पानी चढ़ाए हैं और उसका आंच तेज कर दीजिएगा तो वेपर बनने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी, तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। अरे वेपर प्रेशर बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाओगे, भाप को, जैसे कुकर में क्या होता है, कुछ पक रहा है उसमें आंच तेज कर दीजिएगा, देखते हैं फाय फाय सीटी और मारने लगता है। पहले लेट से सीटी मारता था, अब जल्दी जल्दी सीटी मारने लगा। क्यों, वेपर प्रेशर बढ़ गया, वेपर बनने की क्षमता तेज हो गई क्योंकि हीट तेज हो गया। तो कहता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा
तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन अगर उसी सॉल्यूशन में, उसी लिक्विड में अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दीजिएगा तो उससे उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पानी खौल रहा है, खूब वेपर निकल रहा है, उसमें चावल डाल दिए, आलू डाल दिए, दाल डाल दिए, तो वेपर प्रोड्यूस करने की क्षमता क्या हो गई, कम हो गई। तो वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, कम हो गया। यानी वेपर प्रेशर बढ़ाने और घटाना अपने हाथ में है। टेम्परेचर बढ़ा देंगे लिक्विड का, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे, वेपर घट जाएगा, वेपर प्रेशर घट जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव सवाल यहां से भी पूछा जाता है। इस बात को नोट करके कहीं पे नोट डाउन करेंगे कि वेपर प्रेशर कैसे आप बढ़ा सकते हैं और कैसे घटा सकते हैं। पूरा दिल से समझाया जाता है, पूरा कलेजा निकाल कर बाहर रख देते हैं। अब कैसे समझाएं, अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो एकदम जाहिल हो तुम, किसी काम के लायक नहीं हो तुम, बेकार हो धरती में, खाली तुम जनगणना के लिए हो। तुमको इतना भी समझ में नहीं आता है तो कहीं समझ में तुमको नहीं आएगा। सिंस, अब इसके बाद देखिए क्या है सिंस द एडी। पीछे का लेक्चर देखते आएंगे सिलसिलेवार ढंग से, तब यहां समझ में आएगा। पीछे का कुछ जानते ही नहीं है तो यहां क्या समझ में आएगा। क ख जानते नहीं है तो कबूतर खरगोश क्या बुझाएगा आपको। इसको पढ़िए, क्या है जो बात बोले हैं उतना बात वही सब यहाँ लिखा है, इसको लिख लीजिएगा कॉपी में। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से वेपर बनने की क्षमता कम हो जाती है, इसलिए वेपर प्रेशर कम हो जाता है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। वही बात अंग्रेजी में लिखा हुआ है। एग्जाम्पल दिया है, देखिए सी वाटर जो है, समुद्र का पानी में नमक होता है, जिस कारण से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू डिस्टिल्ड वाटर, साफ पानी के जिसमें नमक नहीं होता है। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। चलते हैं आगे। इसके बाद यहां पर खत्म हुआ आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इस फॉर्मूला से न्यूमेरिकल करते हैं, इसके बाद ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। इस फॉर्मूला को दिमाग में रखना है, ठीक है। डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू स्मॉल एम मोलालिटी। कोई पूछेगा मोलालिटी काहे लिए, तो जवाब आपको देना चाहिए इसलिए लिए क्योंकि मोलालिटी टेम्परेचर के साथ वैरी नहीं करता है। चलिए आगे चलते हैं अब और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक चलिए क्वेश्चन लेते हैं जो मोलल एलिवेशन इसी पर आधारित है। अभी थ्योरी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट का डेफिनेशन कराना बाकी है स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। खैर उससे पहले कुछ सवाल करते हैं ज़्यादा बेहतर समझने के लिए कॉन्सेप्ट को। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन को पढ़ करके डेटा निकालना सीखिए, क्या क्या दिया है और क्या निकालना है। अगर ये निकालना सीख गए, क्वेश्चन पढ़कर डेटा निकालना सीख गए, मतलब 80% प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन को पढ़िए क्या दिया है। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 12, एक सॉल्यूशन है जो दो चीज से मिलकर बना है। एक तो वाटर दे रहा है और दूसरा क्या दे रहा है पता नहीं, उसको भी नहीं पता क्या है, बस एक सब्सटेंस है, क्या है नहीं पता। तो दो चीज को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया जाता है। एक सॉल्यूट है, क्या सॉल्यूट है पता नहीं, और दूसरा क्या मिलाया गया है, वाटर, और इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया जाता है, सॉल्यूशन बनाया गया है। अब सॉल्यूशन तो बनाया गया है, इसके बारे में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन में डेटा दिया है। क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे, डेटा निकालते जाएंगे। उसमें सॉल्यूट की जो मात्रा है वो दिया गया है 12.5 ग्राम। सॉल्यूट को बी कहते हैं, सॉल्वेंट को ए कहते हैं, और सॉल्यूट का मास दिया गया है। सॉल्यूट का मास दिया, इसका मतलब क्या दिया, WB दिया है, और वो कितना दिया है 12.5 ग्राम दिया है। सॉल्यूट का मास कितना दिया है 12.5 ग्राम दिया है, और उसमें वाटर कितना है, वाटर 185 ग्राम दिया है। सर आप कैसे जान जाते हैं, अरे यूनिट से जानते हैं, यूनिट से। ग्राम मास का यूनिट होता है, ग्राम जो होता है वो मास का यूनिट होता है, और 185 ग्राम ऑफ वाटर बोल रहा है, मतलब सॉल्वेंट का मास नहीं दिया है। तो ये क्या हो गया, WA हो गया 185 ग्राम। तो सॉल्यूट का भी मास मिल गया, सॉल्वेंट का भी मास मिल गया। सोज क्या दर्शाता है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ध्यान देना है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं दिया है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन दिया है, मतलब इतना से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है बोलता है। तो बॉइलिंग पॉइंट इतना से बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या दिया है आपको, डेल्टा TB दिया है। क्या दिया है, डेल्टा TB दिया है, और डेल्टा TB का वैल्यू आपको दिया है 0.80 K। क्या दिया है, 0.80 K दिया है, ठीक है। और TB नॉट कभी भी क्वेश्चन में आपको नहीं दिया रहेगा, क्यों, क्योंकि TB नॉट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कौन नहीं जानता है, ये कितना होता है
100 डिग्री सेल्सियस होता है। ज़रूरत पड़ने पर इसको आप क्या ले सकते हैं, 373 केल्विन ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं, 373 केल्विन ले सकते हैं। तो 100 डिग्री सेल्सियस मतलब हो गया 273 प्लस 100 यानी 373 केल्विन। जरूरत पड़ेगा तो इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब कहता है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या निकालने बोला है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने बोला है, यानी आपको MB निकालने बोला है, सॉल्यूट का मोलर मास निकालने बोला है। कोई बात नहीं, तो ये सब चीज आपको गिवन है, तो गिवन है तो फॉर्मूला आप क्या अप्लाई करेंगे, ये सब तो गिवन है। तो फॉर्मूला आपके पास क्या है, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी। अब देखेंगे मोलैलिटी दिया है नहीं, तो मोलैलिटी निकालना पड़ेगा, तो लगाना पड़ेगा मोलैलिटी का फॉर्मूला WB बाई MB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई WA। ये आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो डेल्टा TB का वैल्यू कितना दिया है, 0.80, इसका वैल्यू पुट किए 0.80 इज इक्वल टू, KB क्वेश्चन में नहीं दिया है, दिया है 0.52 लेने बोला है, इंटू WB कितना है, सॉल्यूट का मास 12.5 ग्राम है, कितना है 12.5, MB कितना है नहीं पता, यही तो निकालना है, इंटू 1000, और WA कितना दिया है, सॉल्वेंट का मास कितना दिया है, देखो जरा, सॉल्वेंट का मास 185 दिया है। सब कुछ तो दिया है यार, इससे लॉलीपॉप क्या हुआ सवाल बताओ, सब का वैल्यू सॉल्व कर देना है दे करके, यहाँ से MB यहाँ चला जाएगा, तो MB इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा, तो बाकी चीजें क्या हो जाएंगी, 0.52 इंटू 12.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 0.80 जो यहाँ था नीचे आ जाएगा, इंटू 185, और इसको क्या करेंगे, पुट करके सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने से इसका वैल्यू क्या आएगा, बताइएगा क्या आएगा, इसको सॉल्व करके जो भी आएगा देखिएगा क्या ऑप्शन आता है। इसका यूनिट क्या होगा, ग्राम पर मोल, मोलर मास निकाले हैं ना, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम पर मोल। ये सब चीज़ दिया हुआ है, WB दिया है, WA दिया है, डेल्टा TB दिया है, TB नॉट दिया है। क्या निकालने बोला था, मोलर मास निकालने बोला था, तो मोलर मास हम वहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ऐसे WB WA दिया हुआ है आपको, डेल्टा TB दिया हुआ है, इसको यूज़ करेंगे। यहाँ TB नॉट का ज़रूरत भी नहीं है, MB निकालने बोला था, डायरेक्ट हम यहाँ से इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे और यहाँ से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। जो ऑप्शन आएगा बताइए क्या आएगा, बना लीजिए इसको आप। चलते हैं इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं और अगला सवाल क्या कहता है उसको भी देखते हैं, इस पर आधारित सवाल खोजते हैं, कुछ मिल जाए तो देखते हैं। एक सवाल ये भी लगता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर ही आधारित सवाल लग रहा है, जरा देखिए तो क्या है। 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ध्यान से पढ़ो सवाल को, 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट जिसका मोलर मास यानी सॉल्यूट का मास दिया है, सॉल्यूट का मोलर मास दिया है, WB आपको दे दिया है। 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या दे दिया, सॉल्यूट का मास दे दिया, कितना 1 ग्राम, और मोलर मास सॉल्यूट का दिया है यानी MB दे दिया, मोलर मास मतलब MB, और ये कितना दे दिया 50 ग्राम पर मोल दे दिया। इज डिजॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास दे दिया यानी WA दे दिया है, और वो कितना दे दिया है 50 ग्राम दे दिया है। द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिया है यानी डेल्टा TB आपको दे दिया है, और डेल्टा TB कितना दे दिया है 1 केल्विन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1 केल्विन दिया है। द मोलर बॉइल सब मोलर बॉइलिंग कांस्टेंट निकालना है, यानी कि आपको KB फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, KB। तो क्या है यार, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB लगाना है इंटू वर्किंग मशीन 1000 में देगा विलियम, सारा वैल्यू पुट कर दीजिए। सब कुछ तो दिया हुआ है जी, यहाँ से सब कुछ दिया, डेल्टा TB दिया ही है 1, KB नहीं पता, KB ही तो निकालना है, इंटू WB कितना दिया है, WB 1, MB कितना दिया है, MB 50, इंटू 1000 बाई WA कितना दिया है, WA आपको दिया है 50 है, अच्छा ये भी 50 दिया है, सब तो कट छाट के खत्म हो जाएगा। यहाँ से KB निकालना है यानी KB इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, तो आसानी से कट जाएगा। KB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, ये यही रहेगा 50 50 ऊपर 1000 नीचे, तो 50 गुना 50 और नीचे क्या हो जाएगा 1000, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 दूना 10, 5/2 का मतलब क्या हो गया 2.5, तो 2.5 मतलब क्या हो जाएगा, C ऑप्शन हो जाएगा। नहीं बन जाएगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो गर्दन नहीं उड़ा दीजिएगा एकदम। नोट डाउन करिए। चलिए आगे चलते हैं अब कुछ।
नोट डाउन करो बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अब जिस पर आधारित सवाल और है क्या? अब और शायद सवाल, हाँ क्या है ललिता है, दीजिए। हाँ बहुत बढ़िया चीज दिया है। डिफाइन, ये स्टेट बोर्ड के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिफाइन इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, छोटा कर दें। हाँ देखिए क्या लिखा है, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, हमेशा डेफिनेशन जो आता है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से ही आता है। किससे आता है बाबू? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ही डिफाइन करने बोलता है और बच्चे उसको बैठ करके रटते रहते हैं। आज भी चाय ठंडा ही होने वाला लग रहा है। देखिए ऐसे टाइम पे आता है जिस टाइम पे कुछ समझाना रहता है, कोई बात नहीं। देखिए डिफाइन इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, इबिलियोस्कोपिक होना चाहिए, PIC होना चाहिए, या कह सकते हैं जो भी पूछेगा समझ जाइएगा आप क्वेश्चन देखकर। आपको KB डिफाइन करने बोल रहा है, KB क्या लिखना है? डेफिनेशन इज डिफाइंड एज, या यहां से देखिए क्या है, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। चूंकि अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है इसीलिए थोड़ा दिक्कत होता है आप लोगों को। बाकी मोटा मोटी अगर इसी को अगर हम अपने भाषा में भी समझाएंगे ना, जबरदस्त समझ में आएगा। इसको आप 10 बार ही पढ़ लिए उतना समझ में नहीं आएगा। अब देखिए अब हम समझाते कैसे समझ में आता है। आपके पास ये क्वेश्चन, ये लैंग्वेज जो एक लाइन में लिखा है वो कह क्या रहा है वो समझिए। ये कहता है हमारे पास फॉर्मूला क्या है, देखो वी हैव, हम यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन। वी हैव डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। वी हैव डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M, जहां M क्या है? मोलालिटी है। यहां से हमको KB निकालना है तो हम लिख सकते हैं KB इज इक्वल टू डेल्टा TB डिवाइडेड बाई M। अच्छा KB बराबर डेल्टा TB कब होगा बताओ? KB बराबर डेल्टा TB कब होगा? जब M का वैल्यू या नीचे वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। व्हेन M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, और 1 का मतलब क्या हुआ? 1 मोल पर kg। जब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 मोल पर kg हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका मतलब क्या है? अब मोलालिटी का डेफिनेशन क्या होता है? मोलालिटी का डेफिनेशन क्या होता है बताओ? मोलालिटी में होता है, न्यूमरेटर में क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, यही तो होता है। अब ये क्या कहता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कहता है कि जब 1 मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, देखो 1 मोल पर kg जो दिया है इसका वैल्यू, इसका मतलब क्या है? सॉल्यूट कितना दिया है? सॉल्यूट का मोल 1 मोल। यानी क्वेश्चन कह रहा है, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि सॉल्वेंट अगर आपके पास है और ये वोलेटाइल सॉल्वेंट है तो इस वोलेटाइल सॉल्वेंट का अगर आप 1 kg लेते हैं, कितना लेते हैं? 1 kg सॉल्वेंट लेते हैं, वोलेटाइल सॉल्वेंट, और इसमें आप मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं? सॉल्यूट मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? सॉल्यूट। कितना मिलाते हैं? 1 मोल। कितना मिलाते हैं? 1 मोल। कौन सा सॉल्यूट? नॉन वोलेटाइल। कैसा सॉल्यूट? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप इसमें 1 मोल मिलाते हैं। आपके पास एक सॉल्यूट है नॉन वोलेटाइल जो कि 1 मोल है, और उस 1 मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को 1 kg वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिलाते हैं। तो मिलाने से क्या होगा? इस सॉल्यूट जैसे ही, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे ही सॉल्वेंट में आएगा तो सॉल्वेंट के वेपर प्रोड्यूस करने की क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, बदल जाएगी। पहले जितना वेपर प्रोड्यूस कर रहा था और इसके आने से वेपर प्रोड्यूस करने की क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो कहता है कि इसके डालने की वजह से 1 kg सॉल्वेंट में 1 मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने की वजह से जितना इसके बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आएगा
उसी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट को ही इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहा जाता है। नहीं समझ पाए भैया? बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का क्यों बढ़ रहा है? सॉल्यूट के ऐड करने से, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने से। तो कहता है कि अगर 1 मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से जितना बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आएगा, उसी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट को इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। अब इसको पढ़ो। द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड, इसका मतलब डेल्टा टीबी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी 1 मोल सॉल्यूट को 1 केजी सॉल्वेंट में डालने पर जितना इस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आएगा, उसी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट को इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहेंगे। समझ में आ गया बच्चों? चलिए, ये जो डायग्राम बनाया है इसका इससे कोई संबंध नहीं है। ये डायग्राम जो है वो ये दर्शा रहा है कि जब ये प्योर सॉल्वेंट था, देखिए केसरिया वाला जो भगवा वाला जो रंग दिख रहा है आपको, ये सॉल्वेंट का रंग दिख रहा है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया है, जैसे ही आप टेम्परेचर को क्या किए, ये टेम्परेचर है, देखिए पहले यहां टेम्परेचर इतना था, पहले क्या था टेम्परेचर, देखिए ध्यान से समझिए आप, टेम्परेचर पहले क्या था, यहां था। जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं तो वेपर प्रेशर भी क्या होते जा रहा है। जब टेम्परेचर यहां था तो वेपर प्रेशर यहां था, जब टेम्परेचर यहां कर दिए तो वेपर प्रेशर यहां हो गया, टेम्परेचर और कम कर दिए तो वेपर प्रेशर और कम हो गया, टेम्परेचर और कम किए तो वेपर प्रेशर और कम हो गया, टेम्परेचर कम किए तो वेपर प्रेशर और कम हो गया। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज करते जा रहे हैं वैसे वैसे वेपर प्रेशर क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। और सॉल्यूशन के डालने से देखिए तो और कम है, ये सॉल्वेंट का है, और सॉल्यूशन में तो और वेपर प्रेशर कम होते जा रहा है। बस ये समझाने के लिए बता रहा है। और वेपर प्रेशर कम हो रहा है इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इस डायग्राम को समझिएगा। चलते हैं बच्चों आगे। इसके बाद तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से लगभग सभी चीजें हो गई हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेफिनेशन इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहां से लिखना एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखेंगे सर, यहां से लिखना शुरू करेंगे। वी हैव ये लिखेंगे और ये जब लिखा हुआ हो जाएगा तब हम डेफिनेशन 2 लाइन लिखेंगे। या अगर आप डेफिनेशन पहले लिख लिए हैं तो भी आपको दैट इज करके लिखना चाहिए, दैट इज दिस। इतना जब तक नहीं लिखेंगे तब तक आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। आप खुद ही नहीं समझेंगे, दूसरे को क्या समझा पाइएगा। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं और तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लेते हैं। अब आप लोग थोड़ा ब्रेक लीजिए 2 मिनट, 2 मिनट के बाद फिर स्टार्ट कीजिएगा, 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, तब हम पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, ब्रेक लीजिए आप लोग 2 मिनट, घूम फिर के आइए और फिर स्टार्ट कीजिएगा और फिर पढ़िएगा। थोड़ा मैं भी 2 मिनट ले लेता हूँ। ठीक है। वेलकम बैक बच्चों। ब्रेक के बाद फिर से हम लोगों का चल रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और इस क्वेश्चन को करिए जरा, देखिए ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। आपको क्या दिया है बच्चों, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट वाटर का दिया है। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट का मतलब क्या दिया है, केबी दिया है। क्या दिया हुआ है, केबी का वैल्यू आपको दिया हुआ है और वो दिया हुआ है 0.56। सेल्सियस में दे चाहे केल्विन में दे फर्क नहीं पड़ता है, उतना दिमाग नहीं लगाना है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वो निकालना है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, नहीं दिया है, टीबी निकालना है। तो निकालना है तो क्वेश्चन मार्क। बाई डिजॉल्विंग 0.6 ग्राम ऑफ, यहाँ वाटर नहीं यहाँ यूरिया होना चाहिए था। बाई डिजॉल्विंग 6 ग्राम ऑफ यूरिया, यानी यूरिया का मास दिया हुआ है, WB दिया हुआ है, कितना दिया है 6 ग्राम। यूरिया का मोलर मास, यूरिया जो है उसका फॉर्मूला दिया हुआ है NH2CONH2, इसका मोलर मास होगा 60 ग्राम पर मोल। देख लीजिए आप, जोड़ के निकाल लीजिए। नाइट्रोजन का होता है 14, तो 2 नाइट्रोजन है तो 14 × 2 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन 4 है तो 1 × 4 हो जाएगा, प्लस कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16,
ऐड कीजिए, देखिए 60 ग्राम पर मोल आ जाएगा यूरिया का मोलर मास। ठीक है, वहाँ वाटर गलती से लिखा गया था, यूरिया सॉल्यूट है इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, यानी वाटर का भी मास आपको दिया है, WA दिया है 200 ग्राम दिया है। क्या निकालने बोला है? TB निकालने बोला है। अच्छा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेल्टा TB हम लोग निकालेंगे यहाँ से। डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू WB बाई MB इंटू 1000 बाई WA। लगाइए इसको, और इसको लगाकर क्या फाइंड करेंगे, डेल्टा TB पहले निकालेंगे। KB दिया हुआ है, WB दिया हुआ है, MB दिया हुआ है, WA दिया है, सब कुछ दिया हुआ है। सारा वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से डेल्टा TB निकल जाएगा, डेल्टा TB। अब डेल्टा TB निकलने के बाद क्या करना है, वहाँ जगह नहीं है तो मैं इधर लिख रहा हूँ। अब उसके बाद क्या करना है, हम जानते हैं कि डेल्टा TB इक्वल टू होता है TB माइनस TB नॉट। ठीक है, TB नॉट, यहाँ से TB निकालना है तो TB इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा TB प्लस TB नॉट हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे ना तो वैल्यू मुझे लगता है कि 0.28 के आसपास आना चाहिए। एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं श्योर नहीं हूँ। सबका वैल्यू पुट करके यहाँ से निकालेंगे डेल्टा TB तो 0.28 आना चाहिए। और डेल्टा TB जो है वो आपका आ गया है 0.28। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, TB नॉट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये सब जानता है यार। TB नॉट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर इसको 100 पुट कर देंगे, यानी वैल्यू क्या हो जाएगा, 100.28 डिग्री सेल्सियस। यानी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था प्योर वाटर का, लेकिन उसमें जब 6 ग्राम यूरिया डाल दिए, क्या डाल दिए, 6 ग्राम यूरिया डाल दिए और सॉल्यूशन बना दिए, तो उससे वाटर, जो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था, वो अब बढ़ करके कितना हो गया, 100.28 डिग्री सेल्सियस हो गया। यानी 0.28 डिग्री सेल्सियस में क्या हुआ, वृद्धि हो गया, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया। इस क्वेश्चन को देखिएगा, बनाइएगा, इतना आना चाहिए, आई होप सो। अगर नहीं आता, जो भी आएगा आंसर बना के देख लीजिएगा, इन्हीं में से कोई चारों में से एक ऑप्शन होगा। तो 0.28 डेल्टा TB आ गया। डेल्टा TB इक्वल टू TB माइनस TB नॉट होता है। TB नॉट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, उसमें 0.28 जोड़ दिए तो 100.28 आ गया। और उस हिसाब से कौन सा आंसर आ गया, B आपका आंसर आ गया। क्या आ गया, B आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आशा करते हैं समझ में आया होगा। पहले ये लिखे हैं, इसके बाद यहाँ के बाद फिर यहाँ आए हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद चलते हैं इसके बाद आगे। और अच्छा ये क्वेश्चन भी बच्चा लोग बहुत परेशान था, सर नहीं बनता है सर, कैसे नहीं बनता है सर। अरे यार, सब क्वेश्चन छोटा छोटा होता है फिर भी नहीं बनता है। क्वेश्चन में क्या दिया पहले पढ़िए ना जी, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0 पॉइंट, बताइए, तो छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं बनता है। 0.1 मोलल दिया, यानी मोलालिटी दिया हुआ है। क्या दिया है, मोलालिटी दिया हुआ है, मोल पर kg। ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया है, TB दिया है, कितना दिया है, 100.18 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm। प्रेशर गोली मारो। द एलिमोलल एलिवेशन कांस्टेंट क्या होगा, सो निकालने बोला है। TB नॉट कितना होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो डेल्टा TB इक्वल टू क्या हो जाएगा, TB माइनस TB नॉट हो जाएगा। तो TB कितना है, 100.18, उससे माइनस हो जाएगा 100, तो कितना बचेगा, 0.18 डेल्टा TB आ गया। अब डेल्टा TB इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा TB इक्वल टू होता है KB इंटू M, जहाँ M क्या है, मोलैलिटी है। यहाँ से KB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा TB बाई M हो जाएगा। डेल्टा TB कितना है, 0.18, अभी आपने निकाला ना, और मोलैलिटी कितना है, 0.1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, बताइए, 1/10 यानी 1.8 हो जाएगा। नहीं समझे यार, 0.18 को लिख सकते हैं, 1/10 इसको लिख सकते हैं, 10 चला जाएगा ऊपर, यानी 0.18 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 1.8 हो जाएगा। 1.8 यानी कौन सा ऑप्शन हो गया, के। और KB इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, 1.8 केल्विन kg पर मोल, यानी इसका आंसर क्या हो गया, KB का
1.8 केल्विन पर मोल। जरूरी नहीं है कि हमेशा डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू वर्किंग मशीन 1000 में देगा विलियम ही लगाएं। भाई डेल्टा टी बी का फॉर्मूला हमारे पास ये है कि नहीं है? वी हैव डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी। जब मोलालिटी दिया है तो वर्किंग मशीन 1000 में देगा विलियम क्यों लगाएंगे? डायरेक्ट यहीं से आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या? चलिए कॉपी करिए इसको भी। ओह, चलते हैं आगे। इसके बाद चलिए अब एक टॉपिक है, तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ जाता है लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? घट जाता है। देखिए समझिए इसका क्या मतलब है। पहले इसको बाद में लिखेंगे, पहले हम लोग समझते हैं कि ये अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है, अपनी भाषा में समझते हैं। जब ये समझ में आ जाएगा तो अपने आप ये लैंग्वेज आपको समझ में आ जाएगा। इसको अभी छोड़ के आगे बढ़ते हैं, पहले हम अपने तरीके से समझाते हैं। आवाज़ तो जा ही रहा है, ठीक है। तो अपने तरीके से पहले समझाते हैं आपको। मान लीजिए आपके पास क्या बोला गया? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हेडिंग देना था, दे दिए। खाली इसको हेडिंग पहले दीजिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी एफ से। जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा टी बी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए वेरी नाइस। हेडिंग देने के बाद रुकेंगे, अभी पहले समझेंगे उसके बाद इसको लिखेंगे। अभी इसको नहीं लिखना है, अभी रुकिए, पहले मेरी बातों को पहले सरल भाषा में समझिए तब लिखिएगा। खाली उतारने से कुछ नहीं होगा। देखो मान लीजिए आपके पास क्या है, एक कंटेनर है और इसमें क्या रखा गया है? प्योर सॉल्वेंट रखा गया है। क्या रखा गया है? प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट है। प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट, प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट को ए कहते हैं। और इसमें क्या मिला दिया गया है? इसमें मिलाया गया है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया गया है, जिससे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये तो कितनी बार बोल चुके हैं, तब से बोल ही रहे हैं। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, ये क्या है? बी है। अब जैसे ही इसको आप इसमें ऐड करेंगे तो ऐड करते ही क्या बनेगा? दोनों का मिक्सचर क्या बन जाएगा? एक सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूशन मतलब क्या? इसमें सॉल्यूट के भी पार्टिकल रहेंगे और सॉल्वेंट के भी पार्टिकल होंगे। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का पार्टिकल मिलकर क्या बना दिया? सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन बन गया तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? इसका वेपर प्रेशर अगर पी नॉट ए है, लास्ट क्लास में बताए हैं, इसका वेपर प्रेशर क्या है? पी ए। वेपर प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? घटेगा। अरे भाई कोई चीज़ गाढ़ा हो गया तो उसको फ्रीज करना और कठिन हो जाएगा ना। वो चीज़ अगर गाढ़ा हो गया तो उसको फ्रीज कर, खाली अगर प्योर पानी है तो वो 0 डिग्री पर फ्रीज हो जाएगा। लेकिन उसमें कुछ और मिला देंगे, उसमें कुछ मिला देंगे, जैसे नमक मिला दिए या उसमें चीनी मिला दिए, शरबत बना दिए, तो उसको जमाने के लिए और मेहनत करना पड़ेगा फ्रिज को। यानी अगर आपका फ्रिज, कहने का मतलब है कि अभी आप 25 डिग्री सेल्सियस पर हैं और पहले प्योर वाटर था, वो 0 डिग्री सेल्सियस पर प्योर वाटर फ्रीज हो जा रहा था। लेकिन अगर चीनी पानी का शरबत बना दिए हैं तो -5 डिग्री सेल्सियस पर आपका शरबत यानी सिरप जो है, शरबत का फ्रीजिंग पॉइंट जो है -5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और ज़्यादा घट जाएगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसका नाम ही है। यानी प्योर वाटर को फ्रीज करने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस चाहिए था, लेकिन नमक पानी या समुद्र का पानी को फ्रीज करने के लिए -5 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए होगा। इसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा, 0 से घट कर क्या हो जाएगा? -5। यानी फ्रिज को और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट मान लीजिए वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस था तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? -5। सपोज दैट हम एक रैंडम एग्जाम्पल लिए हैं, इसके फ्रीजिंग पॉइंट को हम वाटर, प्योर वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को हम TF नॉट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? TF नॉट। कैसे लिखते हैं? T नॉट और यहाँ पे लिखते हैं छोटा सा f, T नॉट F कहते हैं इसको, या TF नॉट कहते हैं। ठीक है, TF नॉट। चल देखिए अब TF नॉट आपको दिया है, इसका मतलब क्या है? ये TF नॉट का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या ये? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, TF नॉट। और यहां पर क्या है? इस सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को ले रहे हैं TF। TF का मतलब है बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और जो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा, कम हो जाएगा। और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या है? मोर। ये ज़्यादा है और वो कम है। यानी अगर हमसे पूछा जाए कि TF नॉट और TF में
कौन बड़ा है, तो हम बोलेंगे ये क्या है, ज़्यादा है, और ये क्या है, कम है, यानी TF0 इज ग्रेटर दैन क्या है, TF। प्योर वाटर जब था तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री था, इसका फ्रीजिंग पॉइंट -5 हो गया। कुछ चीज़ डालने से अब मशीन को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा उसको जमाने के लिए। क्यों ऐसा? इसलिए होगा क्योंकि जब प्योर वाटर था तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट था, लेकिन जैसे ही इसमें आप नमक डाल दिए तो नमक डालने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो गया है, डिस्टर्ब हो गया। वाटर के मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया है। अब फिर से उतना हाइड्रोजन बॉन्डिंग को सेटअप करने के लिए उसका एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, लेटेंट हीट और ज़्यादा निकालना पड़ेगा। क्यों? इसके डालने से ना इसकी गर्मी को, इसके लेटेंट हीट को बढ़ा दिया। ये जो नमक जैसे ही इस पानी में गया ना तो पानी का लेटेंट हीट यानी पानी में गर्मी बढ़ा दिया, तो गर्मी बढ़ा दिया तो उस गर्मी जो एक्स्ट्रा बढ़ाया उसको और निकालना पड़ेगा ना। तो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको और ठंडा करना पड़ेगा। यानी पहले प्योर वाटर जो 0 डिग्री पर ही ठंडा हो जा रहा था, लेकिन नमक जाने से, नमक जैसे ही पानी के संपर्क में आया, बॉन्डिंग किया, तो उसका लेटेंट हीट बढ़ा दिया। इसके अंदर जो हीट एनर्जी स्टोर था उसको बढ़ा दिया। तो बढ़ाने से क्या हो गया, इसका हीट एनर्जी ज़्यादा हो गया। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको और ज़्यादा ठंडा करेंगे, तब जा करके इसका जितना एक्स्ट्रा लेटेंट हीट बढ़ाया है उतना हीट उसको बाहर निकालना पड़ेगा। यानी जो वाटर पहले 0 डिग्री सेल्सियस पर जम रहा था, नमक पानी का जो घोल होगा वो -21 डिग्री, -21 डिग्री सेल्सियस पर अब फ्रीज होगा। इसीलिए समुद्र का जो खारा पानी होता है वो जमता नहीं है, बर्फ जल्दी नहीं बनता है, क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया है। तो अब कितना से फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको निकालना है। क्या निकालना है कि फ्रीजिंग पॉइंट घट तो गया, तो कितना से निकालना है, तो जैसे वहां पे निकाले थे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना से चेंज हुआ, इसको बोलेंगे डेल्टा TF। और डेल्टा TF कैसे निकालेंगे, वहां कैसे निकालते थे, डेल्टा TB, ज्यादा माइनस कम निकालते थे, है ना। और वहां क्या करते थे, TB माइनस TB0, क्योंकि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता था, इसीलिए TB को पहले लेते थे। यहाँ सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, तो यहाँ पर सॉल्वेंट वाला पहले लेंगे, TF0 माइनस TF। मैं कह रहा हूं कि जब डेल्टा TB निकालते थे तो लेते थे TB माइनस TB0, लेकिन जब डेल्टा TF निकाल रहे हैं तो क्या ले रहे हैं, नॉट वाला पहले ले रहे हैं, बाद वाला बाद में ले रहे हैं, सॉल्यूशन वाला। क्योंकि उस टॉपिक का नाम था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पहले के मुकाबले बढ़ जाता था, यानी सॉल्यूशन का बढ़ जाता था, सॉल्यूशन का ज्यादा हो जाता था। और यहां पर टॉपिक का क्या नाम है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट घट जा रहा है, मतलब सॉल्वेंट का ज्यादा था, सॉल्यूशन का कम है, तो सॉल्वेंट मतलब नॉट वाला, प्योर स्टेट वाला, इसीलिए नॉट वाला पहले ले रहे हैं और TF वाला बाद में ले रहे हैं। समझ में कुछ आया क्या, ये वहां से आता था। बताइए, ये आपके पास निकल कर आया डेल्टा TF निकालने का तरीका। फिर से वही बात, डेल्टा TF डायरेक्टली कितना ज्यादा कंसंट्रेशन चेंज होगा, ये डायरेक्टली किस पे निर्भर करेगा, मोलैलिटी पे चेंज करेगा, मोलैलिटी पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा नमक डालेंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही चेंज करेगा, पहले भी बता चुके हैं। तो डेल्टा TF इक्वल टू क्या हो जाएगा, KF इंटू M। आपने प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर इक्वल टू डालेंगे तो कांस्टेंट ऐड करोगे ना। वहां पर बॉइलिंग था इसलिए KB डालते थे, यहां फ्रीजिंग है इसलिए क्या डाल रहे हैं, KF डाल रहे हैं। एक फॉर्मूला आपके पास ये भी हुआ, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। अच्छा, इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा TF अगर मोलैलिटी दिया है तब तो वेल एंड गुड, पुट करके आंसर ले आएंगे। लेकिन अगर मोलैलिटी नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है ना, वर्किंग मशीन 1000 में देगा विलियम, तो वहां से भी आप निकाल सकते हैं। और इस प्रकार से डेल्टा TF निकालने का फॉर्मूला निकल जाएगा। जो डेल्टा TB का था वही डेल्टा TF का है। डेल्टा TB का क्या था, बस वहां पे KB था, यहां पर KF है, बाकी सब कुछ सेम है। WB बाई MB इंटू 1000 बाई WA। जो मोलैलिटी का फॉर्मूला वहां था वो मोलैलिटी का फॉर्मूला यहां है, बस खाली यहां डेल्टा TB था तो KB था, यहां डेल्टा TF है तो KF है। यहां पर KB को इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते थे, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहते थे। यहां पर KF को क्या बोलेंगे, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या वहां इसको बोलते थे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसको क्या बोलेंगे, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। उसको एलिवेशन बोलते थे क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, इसको डिप्रेशन बोल रहे हैं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। अरे डिप्रेशन बोल रहे हैं तो लोग डिस्प्रेशन सुन रहा है क्या जी, हाँ डिस्प्रेशन नहीं, डिप्रेशन है ना। KF मतलब क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। और जो KF की जो वैल्यू होगी वो वाटर के लिए क्या होगा,
1.86 केल्विन केजी पर मोल के आसपास होगा। अगर क्वेश्चन में दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं दिया है तो अपनी मर्जी से आप केएफ का वैल्यू वाटर के लिए 1.86 ले सकते हैं, ठीक है। जैसे डेल केबी क्या लेते थे अपनी मर्जी से, वाटर के लिए क्या लेते थे 0.52 केल्विन केजी पर मोल लेते थे ना। इसी प्रकार से इसका भी क्या ले लेंगे, केएफ का वैल्यू क्या ले लेंगे 1.86 केल्विन केजी पर मोल। यूनिट इसका भी वही होगा जो केबी का यूनिट था, केएफ का भी वही यूनिट होगा। जैसे केबी को डिफाइन किए थे वैसे ही केएफ को भी डिफाइन करेंगे कि 1 केजी सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट को डालने पर जितना फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज आएगा उसी को क्या कहेंगे, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहेंगे। खैर फॉर्मूला यही है, इसको नोट डाउन करिए, यहां तक सारी बातों को इसका नोट डाउन करिए। कहां से लिखना शुरू करना है, ये डायग्राम बनाएंगे। हेडिंग दिया आपने है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, एक मिनट रुको, हाँ हेडिंग देना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको लिखने के बाद हेडिंग के बाद ये वाला बात लिखना है, इसको नोट डाउन करना है, ठीक है। हेडिंग के बाद ये वाला बात लिखना है। जब ये वाला बात हो जाए तब उसके बाद ये वाला बात लिखना है, ये वाला है पूरा यहां तक, और इसको बॉक्स में डालना है। ये सब नहीं लिखना है, इसका जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सब नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये सब यहां किसी काम का नहीं है, ये समझाने के लिए बस आपको लिए हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, सो नोट डाउन करेंगे फिर आगे चलेंगे हम लोग। ये हो गया ना बच्चों लिखा हुआ, इसको बॉक्स में डालेंगे, इसी से न्यूमेरिकल बनेगा। अब थोड़ा थ्योरी लिखना चाहते हैं तो थोड़ा थ्योरी भी इसका लिख लीजिए। इसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, जितना बात समझाए हैं वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ एग्जाम्पल है। इसको भी अपने कॉपी में नोट करके नोट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं यहाँ से न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है फ्रीजिंग पॉइंट पर आधारित सवाल है और देखते हैं कैसे डील करना है। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यानपूर्वक। व्हाट वेट ऑफ ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का वेट पूछा है, यानी ग्लिसरॉल और वाटर दो चीज को मिलाकर सॉल्यूशन बनाया गया है। क्या क्या चीज को मिलाया गया है बच्चों, ग्लिसरॉल और वाटर को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया गया है। दोनों को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया जाता है। वाटर जो यहाँ पर है वो आपका सॉल्वेंट की भूमिका में है और ग्लिसरॉल जो आपका है वो यहाँ पर सॉल्यूट की भूमिका में है। इन दोनों को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया जाता है। सॉल्यूट को बी कह रहे हैं और सॉल्वेंट को ए कह रहे हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, व्हाट वेट ऑफ ग्लिसरॉल, यानी ग्लिसरॉल का वेट पूछ रहा है आपको, यानी WB निकालने बोला है बच्चों। तो WB निकालना है तो क्वेश्चन मार्क। 600 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर का मास दिया है यानी सॉल्वेंट का मास दिया है 600 ग्राम। उसके बाद क्या दिया है, इन ऑर्डर टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट यानी इतना से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। इसका मतलब डेल्टा TF दिया है 10 डिग्री सेल्सियस। सर आप कैसे जान गए, अरे बेटा लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट मतलब इतना से कम हो जाता है यानी चेंज हो जाता है, इसीलिए ना तो इसको TF बोलेंगे ना TF नॉट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डेल्टा TF बोलेंगे। ठीक है, आवाज आ रहा है। और क्वेश्चन में आपको KF का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं भी देता तो कोई बात नहीं, हमारे सर बता चुके हैं कि KF का वैल्यू 1.86 वाटर के लिए होता है। और मोलर मास ऑफ ग्लिसरॉल भी दिया हुआ है, MB का वैल्यू दिया हुआ है 92। डेल्टा TF दिया है, KF दिया है, WB दिया नहीं दिया। चलो तो फॉर्मूला लगाइए। इसके बाद क्या फॉर्मूला होता है, तो सब बच्चा आप जानता है। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू क्या होता है, WB बाई MB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई WA। इसको ग्राम में लेना है, सारा का वैल्यू पुट कर दीजिए। डेल्टा TF का वैल्यू कितना हो गया 10, KF का वैल्यू कितना हो गया 1.86, WB का वैल्यू कितना है, WB वही तो निकालना है तो उसको वैसे रहने दो। MB मोलर मास ऑफ ग्लिसरॉल कितना दिया है 92 इंटू 1000 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट 600 ग्राम दिया है। सब कुछ तो दिया है, यहाँ से W निकालना है, नहीं निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 10, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा इधर 92 इंटू 600
डिवाइडेड बाई 1.86 इंटू 1000, इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा WB, और ये जो भी निकल कर आएगा ग्राम में वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए निकाल कर क्या आता है, और जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। चेक करके देख लीजिएगा क्या आता है बच्चों, और सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या दिया है और क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन पढ़कर डेटा निकाल लिए बच्चों, मतलब 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आप क्वेश्चन ही पढ़ने नहीं जानते हैं, डेटा ही निकालने नहीं जानते हैं, तो मैं क्या करूंगा बताइए, घोल के पिला दूं बच्चों। कंसिस्टेंट तो मैं मेहनत कर रहा हूं आपके पीछे। देखिए चलिए आगे दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके चलते हैं आगे। देखिए मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत से जी मत चुराइए, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन फ्रीजिंग पॉइंट पर ही आधारित है। इस क्वेश्चन को जरा देखेंगे क्या कहता है ये सवाल। क्वेश्चन पढ़िए और क्या गिवन है, यहां पे नहीं दिखाई देता है। 20 ग्राम ऑफ वाटर फ्रीजेज एट 271.94 केल्विन, इफ KF का वैल्यू इतना दिया है तो मोलर मास कितना होगा। यहां पर क्या लिखा है, ऑफ वाटर फ्रीजेज एट, फ्रीजेज एट नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा चेंज करें इसको। अब दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है सर, अब दिख रहा है, देखो तो जरा, अब तो दिखाई दे रहा है। चलिए क्वेश्चन कहता है अ सॉल्यूशन ऑफ 1.25 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट का, ओ सॉरी, एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, ठीक है। देखिए सॉल्यूट का मास कितना दिया है, WB दिया हुआ है। चलो जो जो चीज दिया है उसको मैं पुट करता हूं, लिख के दिखाता हूं क्या दिया है। WB आपको दिया है 1.25 ग्राम इन 20 ग्राम ऑफ वाटर, WA दिया है और कितना दिया है, ये 20 ग्राम दिया है। फ्रीजेज एट अ सॉल्यूशन, फ्रीजेज एट, सॉल्यूशन इतना पे फ्रीज कर रहा है, इसका मतलब आपको TF दिया हुआ है, क्या दिया है, TF, और ये वैल्यू दिया है 271.94 केल्विन। ये क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन फ्रीजेज एट ऑफ वाटर का सॉल्यूशन है वो फ्रीज करता है इतना पर, यानी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया है। इफ KF, KF का वैल्यू कितना दिया है, KF का वैल्यू दिया है 1.86 केल्विन kg पर मोल, चलो ठीक है। और क्या दिया है भाई, देन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, MB निकालने बोला है यार। TF नॉट हम सब जानते हैं, TF नॉट कितना होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 273 केल्विन होता है। तो वैसे तो 273.15 होता है, लेकिन 273 भी ले सकते हैं, और 273 केल्विन TF नॉट ले लीजिए। इन TF नॉट और TF की मदद से क्या निकल जाएगा, इनकी मदद से डेल्टा TF निकल जाएगा। अरे बाबा डेल्टा TF इक्वल टू कैसे निकालते हैं, TF नॉट माइनस TF निकालते हैं। तो TF नॉट कितना है 273, और 273 ये आपको दिया हुआ है TF नॉट, उसमें से क्या माइनस कर देंगे, TF माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, डेल्टा TF निकल जाएगा। तो पहले डेल्टा TF निकालोगे, और जब डेल्टा TF निकल जाएगा पहला स्टेप में ये लगाओगे, पहला स्टेप में यहां से क्या निकालोगे, डेल्टा TF। दूसरा स्टेप में क्या निकालोगे, जब डेल्टा TF निकल जाएगा तो क्या लगाओगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू, मोलालिटी तो नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, WB बाई MB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई WA। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, डेल्टा TF तो अभी आपने निकाल लिया यहां से, KF क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या निकालना है, WB WA, WB दिया हुआ है, WA दिया हुआ है, यहां से MB निकालना है, नहीं निकल जाएगा, सब कुछ तो जुगाड़ हो ही गया। पहला स्टेप से डेल्टा TF निकालेंगे, और KF दिया हुआ है, WB दिया हुआ है, MB निकालना है, WA दिया हुआ है, सब कुछ कर देंगे तो यहां से क्या निकल जाएगा बताओ, MB निकल जाएगा। तो बताओ बच्चों MB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताइए, यहां आएगा, तो यहां सारा वैल्यू पुट कर देना, खाली KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा TF का वैल्यू यहां पुट करोगे,
और डब्ल्यू ए रख दोगे, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। उससे निकाल के बताइएगा आंसर आ रहा है कि नहीं, कहीं दिक्कत आता है तो बताइएगा बच्चों, ठीक है प्यारे। बन जाएगा ये क्वेश्चन। मुझे लगता है कि इसका डी ऑप्शन आना चाहिए शायद, देख लीजिएगा जो भी आएगा। बच्चा लोग क्लास में बोल रहा था कि डी ऑप्शन ही आ रहा है शायद, इस क्वेश्चन को क्लास में भी कराया गया है, उसको देख लीजिएगा कितना आंसर आता है, ठीक है। मोलर मास डी ऑप्शन के आसपास आना चाहिए। अगर कोई भी आ रहा है देख लीजिएगा आप अपना, जो भी आ रहा होगा सही आ रहा होगा। चलते हैं आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। जब समझाते हैं उस वक्त सिर्फ समझा कीजिए, जब समझा हुआ हो जाए तो वीडियो को पॉज करके आप चीज़ों को लिख लिया कीजिए। चलिए आगे चलते हैं, इसके बाद अगले सवाल की तरफ। कोई और सवाल है क्या, देख लेते हैं। नहीं है, अब और कोई सवाल इस पर आधारित नहीं है फिलहाल, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे बुक से। अगला टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस एक लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बच गया है, लेकिन अभी मेरे क्लास का समय हो गया है, थोड़ी देर के बाद इसको स्टार्ट करेंगे ऑस्मोसिस, तो रुकते हैं अभी। थोड़ी देर के बाद ब्रेक लेते हैं हम लोग, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। आप लोग भी ब्रेक ले लें।